गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का डी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है। डी ब्लॉक में हम लोग 5 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। अब छठा प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छठा प्रॉपर्टीज क्या है इसको समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए आज हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में, पूरे ही मजेदार कॉन्सेप्ट। चलिए आप पूरे एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है बाबू, पूरे ध्यान लगाना। 6 नंबर का प्रॉपर्टीज होगा, 5 तक पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखिए जटिल यौगिक का निर्माण, जटिल यौगिक का निर्माण कैसे होता है। जटिल यौगिक आप लोग देखे होंगे कैसे होते। जटिल यौगिक हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, जैसे K4FeCN का होल 6। ये है जटिल यौगिक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देख लो डी ब्लॉक का एलिमेंट यही है बाबू, जैसे पढ़े थे NiCl4। इसमें देख लो तुम लोग, यही है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट, जिन्होंने अभी 4 बॉन्ड बना चुका है, जिन्होंने ही देखो अभी 6 बॉन्ड बना चुके हैं। उस दिन बता रहे थे ना कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है कौन जी, डी ब्लॉक का एलिमेंट। और डी ब्लॉक का एलिमेंट यहां 6 बॉन्ड, इसको देखो यहां 4 बॉन्ड, ये भी डी ब्लॉक का है। और देखोगे अगर इसको ऐसे लिख दे K3FeCN का होल 6, 6 बॉन्ड Fe। ढेर सारे कंपाउंड हम लोग पढ़े थे डी ब्लॉक में जो इतना बॉन्ड बना रहा था। अब सवाल है कि भाई ये डी ब्लॉक का एलिमेंट Fe ही क्यों ये बनाता है इतना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये है, ये बड़ी ब्रैकेट वाला, ये नहीं बाबू, ये सराउंडिंग एटम हुआ, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये कंपाउंड बनाता क्यों है, इसी को तो समझना है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का वजह क्या है, रीजन क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का 2 रीजन। कितना रीजन, 2। कितना रीजन बोलेंगे, 2 रीजन। अब देखिए 2 रीजन जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का, हम लोग चुटकी में हल करेंगे 2 रीजन को और आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहला रीजन समझ लो, सबसे पहला रीजन समझो। पहला रीजन हम लोग क्या समझेंगे यार, पूरी ध्यान लगाइए। पहला रीजन में जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो साइज होता है, साइज, वो साइज ना छोटा होता है। क्या बोले, छोटा होता है साइज, साइज छोटा होता है। अब कहे सर साइज किधर छोटा होता है, सो सिंपल बात, लेफ्ट से आप राइट जाओगे, समझ रहे बात, लेफ्ट से राइट पीरियडिक टेबल में। और सिंपली बात है कि लेफ्ट से राइट साइज क्या होगा, बोलो बोलो। तो चलिए साइज हम लोग डी ब्लॉक का देखेंगे। जो डी ब्लॉक का साइज क्या है, तो डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट है, लेकिन डी ब्लॉक का लगभग सारे एलिमेंट का साइज क्या होता है, छोटा होता है। और डी ब्लॉक का एलिमेंट का साइज जो छोटा होता है, साइज, तो साइज छोटा होने की वजह से है तो मेटल ना, मेटल पर कौन चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। और साइज छोटा होने की वजह से प्लस का डेंसिटी इस पर क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब धन आवेश का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। और धन आवेश का डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मींस किसी लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी के नाम तो लिगेंड है।
जो ये इसी लिगेंड को ये Fe जो है आकर्षित किया है। कौन क्या है? ये Fe किसको आकर्षित किया है? Cn को। Cn को जो आकर्षित किया है अपनी ओर, तो सोच लो ये लिगेंड है। तो भाई लिगेंड के पास लोन पेयर होता है और ये लिगेंड को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पर क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज क्या होता है? छोटा। और साइज छोटा होने के कारण इस पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। और धन आवेश की वजह से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। मींस लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और एनायन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस पर माइनस चार्ज होता है और लिगेंड पर लोन पेयर भी होता है। तो लिगेंड को भी अपनी ओर आकर्षित और एनायन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ये इसके साथ जुड़कर कौन सा कंपाउंड बना देता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? तो हम लोग पहला रीजन क्या बोल देंगे? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज छोटा होता है, जिस कारण से उसका धन आवेश का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए वह एनायन या लिगेंड को आसानी से आकर्षित कर लेता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, ऐसे कंपाउंड बना देता है। सो सिंपल। दूसरा रीजन भी है। अब आपको लगेगा सर दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि डी ब्लॉक का जो लगभग एलिमेंट है, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? वैकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब खाली डी सबशेल है, मींस खाली डी ऑर्बिटल है। खाली अगर डी ऑर्बिटल रहा तो कोई लिगेंड या कोई एनायन पटाख से आके उसमें चिपक जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं लिगेंड या एनायन को चाहिए खाली ऑर्बिटल। जो खाली ऑर्बिटल मिलता है किस ब्लॉक के एलिमेंट के पास? डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास। और डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास जो ये खाली ऑर्बिटल मिलता है, इसलिए डी ब्लॉक का जो एलिमेंट एफ है, इसके पास खाली ये वैकेंट ऑर्बिटल है। खाली ये वैकेंट ऑर्बिटल है और खाली वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से इसमें क्या होता है? Cn का लिगेंड आकर इसमें जुड़ जाता है, बॉन्ड बना लेता है और ये 6 बॉन्ड बनाती है इस तरह से, क्योंकि ऑर्बिटल सभी मिलता है, संकरण करता है, तब इसमें ये आके जुड़ जाता है सब, और इसके साथ जुड़ करके कौन सा कंपाउंड बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दोनों क्लीन। पहला रीजन क्या बोलोगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज क्या होता है? छोटा होता है, जिसकी वजह से धन आवेश का डेंसिटी बढ़ जाता है, इसलिए कोई एनायन या लिगेंड आसानी से आकर्षित हो जाता है। सेकेंड रीजन, डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण कोई भी लिगेंड या एनायन आसानी से जुड़ जाती है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाई पहला रीजन लिखते हैं, तो डैश लगाएं। चलिए, डी ब्लॉक के लगभग सभी एलिमेंट जटिल यौगिक बनाते हैं। डी ब्लॉक के लगभग सभी एलिमेंट जटिल यौगिक बनाते हैं। डी ब्लॉक के लगभग सभी एलिमेंट जटिल यौगिक बनाते हैं। डी ब्लॉक के लगभग सभी एलिमेंट जटिल यौगिक बनाते हैं। इसे निम्नलिखित 2 कारणों से समझा जा सकता है। इसे निम्नलिखित 2 कारणों से समझा जा सकता है। इसे निम्नलिखित 2 कारणों से समझा जा सकता है। पहला कारण, 1 नंबर लगे। पहला कारण यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का आकार छोटा होता है। पहला कारण यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का आकार छोटा होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट का आकार छोटा होता है, जिस कारण से धन आवेश का डेंसिटी अधिक हो जाता है। जिस कारण से धन आवेश का डेंसिटी अधिक हो जाता है, इसलिए यह आसानी से निगेटिव लिगेंड को
आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए ये आसानी से नेगेटिव लिगेंड को आकर्षित कर लेते हैं। चलिए दूसरा कारण यह है कि डी ब्लॉक के लगभग सभी एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिस कारण से यह आसानी से लिगेंड या एनायन के इलेक्ट्रॉन को संचित कर लेते हैं तथा जटिल यौगिक बनाते हैं, क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इसको कहा जाता है उत्प्रेरित गुण। देखिए उत्प्रेरित गुण क्या है, सो सिंपल छोटी सी बात। जो डी ब्लॉक का जितना भी लगभग एलिमेंट है, डी ब्लॉक का लगभग एलिमेंट जो है कैटेलिस्ट का कार्य करता है। किसका? कैटेलिस्ट का। ये कैटेलिस्ट का कार्य करता है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कौन सा स्टेट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अपना ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा सकता है। जैसे आप देखे थे आयरन था, तो ये +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो कर सकता है, और +5 भी और +6 भी शो करता है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट या बढ़ सकता है तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट भी किसी रिएक्शन के पाथ को छोटा या बड़ा कर सकता है। मतलब मींस ये कैटेलिस्ट का कार्य कर सकता है। तो कहिएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट कैटेलिस्ट का कार्य करता है क्योंकि इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से किसी भी रिएक्शन के सक्रियण ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर भी कर सकता है और हायर भी कर सकता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को घटा या बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन का पाथ छोटा या बड़ा हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़े थे, जो किसी भी रिएक्शन के पाथ को पॉजिटिव कैटेलिस्ट जो होता है वो क्या कर देता है? छोटा कर देता है, जिससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। और किसी भी रिएक्शन के पाथ को नेगेटिव कैटेलिस्ट छोटा कर देता नहीं, बड़ा कर देता है। अब बड़ा करने की वजह से उसका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाता है, जिस कारण से रिएक्शन का रेट घट जाता है। आप सब जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट कम। वही कंडीशन है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर के का वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाया और घटाया
तो किसी भी रिएक्शन को, ये रिएक्शन के पाथ को ये इस ब्लॉक का एलिमेंट क्या कर सकता है, छोटा भी कर सकता है या बड़ा भी कर सकता है, जिसकी वजह से ये किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। तो अब क्लियर हो गया होगा। एक बार फाइनली अगर पूछ दे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट कैटलिस्ट का कार्य करता है क्यों, तो हम लोग आंसर देंगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट कैटलिस्ट का कार्य करता है, लगभग सभी एलिमेंट कैटलिस्ट का कार्य करता है, क्योंकि इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिस वजह से ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी और हायर एक्टिवेशन एनर्जी कर सकता है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, क्योंकि इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो ये सक्रियण ऊर्जा के पाथ को भी घटा या बढ़ा सकता है। चलिए नोट करें, डी ब्लॉक के लगभग सभी एलिमेंट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। डी ब्लॉक के लगभग सभी एलिमेंट उत्प्रेरक के कार्य करते हैं, क्योंकि इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिस कारण से किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए लोअर या हायर एक्टिवेशन एनर्जी वाले नए पथ उत्पन्न कर सकते हैं। लोअर या हायर एक्टिवेशन एनर्जी वाले नए पथ उत्पन्न कर सकते हैं, लोअर या हायर एक्टिवेशन एनर्जी वाले नए पथ उत्पन्न कर सकते हैं और कैटलिस्ट की तरह कार्य करने लगते हैं, कैटलिस्ट की तरह कार्य करने लगते हैं और कैटलिस्ट की तरह कार्य करने लगते हैं। क्लियर? चलिए अब पढ़ते हम लोग 8वां प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, मिश्र धातु। फॉर्मेशन ऑफ मिश्र धातु, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। 8वां प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। अब देखिए एलॉय क्या है, ध्यान दो। फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। अब यहां देखिए जो मिश्र धातु का निर्माण क्या है। बाबू मिश्र धातु का निर्माण अगर आप समझना चाहते हो तो सो सिंपल बात, पहले एलॉय को समझ लेते हैं, मिश्र धातु को समझ लेते हैं। एलॉय मिश्र धातु। तो अब देखिए मिश्र धातु, मिश्र मीन्स मिश्रण। भाई किसका मिश्रण? धातु का। अगर धातु का मिश्रण हो गया, दो धातु का मिश्रण हो गया, दो धातु का, उसी मिश्रण का नाम रखा गया मिश्र धातु। नाम से स्पष्ट है, मिश्रण करना है भाई, किसका करना है? धातु का। तो लेकिन कौन सा मिश्रण होने चाहिए? समांगी, समान रूप से मिला होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हुआ तो तब मिश्र धातु नहीं। मतलब दो धातु को मिक्स करेंगे लेकिन दोनों धातु का कौन सा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण। दोनों धातु का कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण होनी चाहिए। दोनों धातु का कौन सा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण।
तो इसलिए इसका डेफिनेशन हम लोग बोल देंगे कि दो या दो से अधिक भी धातु रह सकता है, इसलिए दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण। अब दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब लिख लोगे आसानी से, ये दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब देखिए मिश्र धातु में ब्रोन के बारे में सुना होगा। ब्रोन जो होता है वो कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। ब्रोन में जो होता है 90% कॉपर होता है और 10% टीन होता है। ब्रोन में 90% कॉपर और 10% टीन। तो ब्रोन जो होगा, ब्रोन को सबसे पहले समझते हैं हम लोग, जो ब्रोन किसका किसका मिश्र धातु है। तो हम लोग एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल में सारे मिश्र धातु को पढ़ेंगे। तो इस टेबल में नहीं, इस एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल में बाबू सबसे पहला बात हमने क्या कहे, ब्रोन। अब ब्रोन जो मिश्र धातु है किसका किसका है, अभी हमने तुरंत बताए कि कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु है। कॉपर इसमें 90% होता है, टीन इसमें कितना परसेंट, 10% होगा। यह है ब्रोन। अब ब्रोन के बाद आप ब्रास के बारे में सुना होगा। अब जो बाबू ब्रास होता है इसमें कॉपर और जिंक रहता है। ब्रास में कौन रहेगा, ब्रास में बाबू रहेगा कॉपर 80% और इसमें कौन रहता है, जिंक कितना परसेंट, 20%। ये ब्रास। अब पूछ दिया कि ब्रोन किसका किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और टीन का, और ब्रास किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का। अब सुना होगा तुम लोग गन मेटल। क्या, गन मेटल। गन मेटल में कॉपर रहता है, टीन रहता है, जिंक रहता है। कौन कौन बोले, कॉपर टीन जिंक, कॉपर टीन जिंक, कॉपर टीन जिंक। तो कॉपर कॉपर और कौन रहेगा, टीन, और कौन रहेगा, जिंक। अब बाबू कॉपर टीन जिंक, तो कॉपर कितना परसेंट रहता है, 88%, टीन कितना, 10%, और ये आपका जो जिंक है ये रहता है 2%। इसी को कहा जाता है गन मेटल। क्या बोलोगे, गन मेटल, गन मेटल, ये गन मेटल है। गन मेटल में कौन कौन रहेगा, कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक। फिर से एक बार और, कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक किसमें रहेगा, गन मेटल में। क्लियर। अब सुना होगा जर्मन सिल्वर के बारे में। जर्मन सिल्वर, अब सोचो जर्मन सिल्वर, अब मत समझिएगा कि उसमें सिल्वर रहता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकेल। कौन कौन बोले, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल। तो जर्मन सिल्वर में क्या होगा, कॉपर जिंक, उसके बाद बाबू निकेल। अब सो सिंपल बात, कॉपर इसमें जो होता है 60% होता है, और जिंक जो होता है ये 20% होता है, और निकेल भी इसमें 20% होता है। ये सब है, इसका नाम है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, यह है जर्मन सिल्वर। सबको समझ में आ गया होगा, जर्मन सिल्वर। अब स्टेनलेस स्टील के बारे में हमने इससे पहले भी बताए थे। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है और क्रोमियम होता है और निकेल होता है। क्या क्या बोले, लोहा, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील में क्या होगा, लोहा, क्रोमियम, निकेल। फिर से एक बार और, लोहा, क्रोमियम, निकेल। एक बार और, लोहा, क्रोमियम, निकेल। अब बाबू लोहा, क्रोमियम, निकेल, तो देखिए इसमें कौन कौन होगा, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल होगा। ये क्या है बाबू, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, सॉरी STEEL, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में कौन रहेगा, आयरन, क्रोमियम, निकेल। इसमें आयरन होता है 73%,
और उसके बाद 18% ये होगा, तो 73 18 कितना हो गया? 18 8 3 11 7 1 8 9 91 9। चलिए अब 73% ये होगा, 18% ये होगा, उसके बाद बाकी ये होता है इसमें। तो चलिए सारे के सारे मिश्र धातु कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का डी ब्लॉक का लेक्चर यहां से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग कल एफ ब्लॉक पढ़ेंगे अगला लेक्चर में। जो बच्चे नहीं किए हैं वो 1 2 3 4 4 लेक्चर है, आप करिए चारों लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू सभी बच्चे को।